हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि अब जो हमारा मिसमैच हो रहा था पीवाईक्यू सीरीज को लेकर के, अब वो ऐसा नहीं होगा। तो उसमें अब डेली बेसिस पर या फिर अल्टरनेट डेज पर वीडियो आपको मिलेगी। तो आज उसी सीरीज में हमने आपके सामने जो एग्जीक्यूटिव का पोर्शन हमने पीवाईक्यू देखा था, ठीक है, तो उसका आज सेकंड पार्ट है। आई होप वो पहला वाला जो क्लास था, जो पहली वीडियो थी एग्जीक्यूटिव की, आपने उसके पीवाईक्यूज देखे होंगे और उन पीवाईक्यूज से आपने एनालाइज किया होगा कि किस तरह से बार बार वो थीम्स को रिपीट कर रहा है। तो चले, हमारे पास क्वेश्चन आता है पहला। 2017 तक हमने शायद उस क्वेश्चन को देखा भी था, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें पीवाईक्यू जब करते हैं तो यूपीएससी की जो वोकैबुलरी है, भाषा है, उसको पकड़ना है, वहीं से आपके क्वेश्चन बनने तैयार होंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि करेक्ट बताना है, ठीक है। क्या बताना है वो देखते हैं। इन द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट, इलेक्शन की बात कर रहा है ये, ठीक है। मस्ट, पहला वर्डिंग इसने दिया मस्ट गेट एट लीस्ट 50% ऑफ द वोट पोल्ड टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड। मतलब लोकसभा और स्टेट असेंबली के जो चुनाव होंगे उसमें अगर कोई भी विजेता कैंडिडेट है, उसको कम से कम, दैट मीन्स एट लीस्ट 50% वोट मिलने जरूरी है। मस्ट लिखा है, मिलने जरूरी है। क्यों भाई? 50% का कोई क्राइटेरिया थोड़ा ना है। हमारे यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है। जितने भी वोट पड़ रहे हैं उसके बेसिस पे परसेंटेज मेंटेन करेगी। दैट मीन जो भी जीत रहा है उसको हारने वाले से अगर एक वोट भी ऊपर मिल गया तो वो क्या है, आपका विनिंग कैंडिडेट है। तो ये तो सीधे गलत बात बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन गया, पहला इधर से भी गया, ठीक है। तो ये तो दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। आगे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आप अक्सर बोला है कि जब इस तरह की बातें आती हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये यूपीएससी का ट्रैप है, इस ट्रैप से बचना है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इन लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू मेजोरिटी पार्टी, जो सत्ता में है उसके पास स्पीकर का पद जाएगा, एंड द डेप्यूटी स्पीकर टू द अपोजिशन। क्यों? पिछले 10-12 सालों से तो हमारे देश में डिप्टी स्पीकर रहा ही नहीं है, ठीक है, और वो भी अपोजिशन को। और वो भी बोल रहा है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बात करता है। नो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बात नहीं की हुई है। तो यहाँ पर सीधा आंसर आ गया डी। ये मैं बोल रहा हूं ना कि जब लिखता है ना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो थोड़ा ध्यान रखना बस कि ये कहीं ना कहीं गलत भावना बात कर रहा है, ट्रैप फंसा रहा है आपको। दूसरा क्वेश्चन 2017 का ही क्वेश्चन है। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा, अच्छा लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाई। अब यूपीएससी जब कैन लगाएगा या कैन भी लगाएगा तो अपना दायरा बढ़ा रहा है। ध्यान सुन लेना, ये जो वोकैबुलरी यूज करेगा कैन, कैन बी, वो अपना दायरा बढ़ा रहा है वहां पर। तो आपको थोड़ा पॉज करके समझ के चलना है। क्या बोल रहा है कि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है और उस इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर फाइल हो रहा है, तो कौन कर सकता है? एनीवन रिजाइडिंग इन इंडिया, एनीवन जो भारत में रह रहा है, कोई भी। कितनी एक्सट्रीम बात बोल रहा है। ए रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड। मतलब जिस लोकसभा में चुनाव हो रहा है तो वो उसी लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। दैट मीन्स उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का आदमी होना चाहिए। क्यों? ये तो बहुत गलत बात हो रही है। आपके प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बनारस के तो है नहीं ना वो, तो सेकंड बात हो गया। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन, उसका भले ही नाम ना हो, ठीक है। तो लॉजिकल सोचना है। क्या बोल रहा है वो कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट में नाम होगा वही चुनाव फाइल करेगा, नॉमिनेशन फाइल करेगा।
ठीक है, समझ में आ रही है बात? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की संसद किसी भी पर्टिकुलर लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। हाँ, ये तो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला सही है, पहला यहां पर ये गया, ये गया। अब फाइट 50-50। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी, ध्यान सुनना, कैन नॉट बी एग्जामिन बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। देखो कितने कैन भी लगा दिए और आपको वो पजल कर देगा। तो ये बोल रहा है कि अगर हमने किसी भी प्रावधान को, किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में रख दिया है तो उस पर क्या है, आपका जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता। क्यों लिया जा सकता है? कैन नॉट बी एग्जामिन एनी कोर्ट, गलत। तो आंसर आपके पास आया 1। 9th शेड्यूल में अगर किसी भी लॉ को रखा गया है तो उसको एग्जामिन किया जा सकता है अंडर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। रिगार्डिंग मनी बिल, देखो मनी बिल कितना इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा पार्ट 1 एग्जीक्यूटिव का, उसमें मनी बिल पे बहुत सारे क्वेश्चन थे और आज भी मनी बिल पे है, 2018 का क्वेश्चन है। लेकिन यहां पर क्या पूछना चाह रहा है वो, नॉट। ठीक है, रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, देखते क्या बात कर रहा है। ए बिल shall be deemed to be a money bill if it contain only provision relating to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any taxes। yes, टैक्सेस की तो बात करेगा ना, कैसे हटेगा, कैसे लगेगा। ठीक है, तो ऐसा बिल किसमें काउंट होगा, मनी बिल में। और मनी बिल को कौन डिफाइन करेगा, स्पीकर। ठीक है, तो ये तो पहले तो ठीक है, ये नॉट बोल रहा है। ए मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर द custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India। ठीक है, जब मनी बिल की बात आ रही है तो मनी बिल में जो कस्टडी होगा वो किसके अंडर में आएगा, CFI और सी कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि संसद से आ रहा है ना, पैसा निकलेगा ना। थर्ड, ए मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नहीं भाई, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से थोड़ा ना पैसा निकलेगा। किससे निकलेगा पैसा, फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। देखो बी और सी दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है, या तो ये सही होगा या ये गलत होगा। ठीक है, अगर ये सही है तो ये गलत होगा। तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ वोकेबलरी से फंसाने की कोशिश करता है यूपीएससी। तो इसका आंसर यहां तक तो सी है। ए मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ borrowing ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो कितना बेवकूफ बना रहा है ना। पहला और चौथा ऑप्शन पढ़ो, दूसरा और तीसरा ऑप्शन पढ़ो, दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और जब कॉन्ट्राडिक्टिव वाली स्टेटमेंट होती हैं तो उनमें से एक गलत होता है, एक सही होता है। ठीक है, तो आंसर इसका सीधा सीधा सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। 19 का क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several from disqualification on the ground of office of profit। अब इसने कीवर्ड दिया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कराया जिसके आधार पर उसको मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। चलो हमें नहीं पता, हमें मतलब भी नहीं है कि है क्या है। द अबाउ मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। 5 टाइम्स न्यूमेरिकल वैल्यू गलत रहती है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। आगे बोल रहा है द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको बोला था डिफाइन, मेंशन और अकॉर्डिंग टू गलत।
थर्ड इधर भी है, थर्ड इधर भी है, थर्ड इधर भी है, आंसर आया आपके पास 1 एंड 2। जब कुछ नहीं आ रहा था ना इस क्वेश्चन में, लेकिन उसको हिंट दे रहा है आपको ना कि भाई मैं बता रहा हूं कैसे निकालना, तो धैर्य रखना है। अगर वो बोल रहा है आपको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन, गलत। ये ट्रैप है यूपीएससी का। आगे देखते हैं 2018 का क्वेश्चन अगेन। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए, अच्छा, वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हाँ ये तो बात सही बोल रहा है, यूपी की जनसंख्या अलग है और उत्तराखंड की जनसंख्या अलग है, इवन नंबर ऑफ सीट्स भी अलग है, तो एमएलए की वोट तो वेरी करेगा, ये तो ठीक है। तो 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, ये दोनों रेस से बाहर। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोटर ऑफ द एमपी ऑफ द राज्यसभा। नहीं भाई, एमपी इज एमपी ना, वो लोकसभा हो आइदर राज्यसभा हो, have the equal power and have the equal vote in the terms of election of president of India. तो second statement is wrong, answer is first। ठीक है, समझ में आया? देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन आता है 2020 का, और इसमें बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन summon a session of the parliament at such place as he she think fit। अच्छा चलो, मतलब भारत की जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो पार्लियामेंट को समन दे सकते हैं सेशन चलाने के लिए, जब वो अपने आप को सुटेबल लगे उनको। चलो हमें नहीं पता अभी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड, देखो यहां पर, for 3 session of the parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 session। मैंने क्या बोला है आपको, बार बार वही बोल रहा ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, तो और क्या लेना है यार। क्या हुआ ये, उसने क्या लिखा हुआ है कि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच 6 माह से ज्यादा अंतराल ना हो, तो ये तो डिफाइन करने की बात ही नहीं कही इसने। आगे बोल रहा है देयर इज नो, अब देखो दो कहां पर है, 2 इधर है 2 इधर है, 1 दोनों में सही है, तो हमारे पास 1 सही हो गया। बात थर्ड की देखेंगे। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर, ये तो बात सही है। उसने क्या लिखा है, केवल और केवल कि 6 माह के अंदर 2 सत्र हो, मतलब पहला सत्र और दूसरा सत्र इनके बीच 6 माह से ज्यादा समय ना हो। क्लियर, आंसर इज सी। अगेन 2020 का क्वेश्चन बोल रहा है राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा इन, मतलब जो राज्यसभा की पावर है वो लोकसभा की पावर के बराबर है, कब? द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ये तो राज्यसभा के पास पावर है आर्टिकल 312 में, तो यहाँ पे तो आप गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि लोकसभा के पास पावर नहीं है ये। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये हो सकता है। द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, गलत। मेकिंग कट मोशन, ये आपका लोकसभा में आएगा, तो आपका ऑप्शन क्या बना, बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर दोनों रखेंगे, कौन कौन, आपका राज्यसभा भी और लोकसभा भी, हैव द इक्वल पावर। नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन इधर पे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव, केवल और केवल एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, ध्यान से सुनना, ये अनदर ट्रैप है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो अदर पावर इसमें मेंशन है वो नहीं होंगी, वो भी होंगी, लेकिन उसमें उस पावर में राज्यसभा भी इन्वॉल्वमेंट होगी। ध्यान से लेना, ये वर्डिंग जो उसने वोकेबलरी यूज की है कि लोकसभा के पास इनमें से कौन सी अकेली पावर है, वोकेबलरी का मीन्स ये एक्सक्लूसिव का मतलब केवल और केवल। ऐसा नहीं कि तीनों पावर है ना, ये राज्यसभा के पास भी है लोकसभा के पास भी है, बट यहाँ पर एक्सक्लूसिव की बात कर रहा है। तो रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी अगर डिफाइन होगी और डिक्लेयर होगी तो 2/3 बहुमत चाहिएगा दोनों हाउस में, यस।
तो दोनों हाउस में अगर है तो वन इधर भी है, वन इधर भी है, वन दोनों बाहर। थर्ड, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग आ रहा है तो दोनों हाउस काउंट होंगे। थर्ड गया, आंसर इज बी, बिना पढ़े। टू पास ए मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या आपने ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं था क्या? नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा में आएगा, एक्सक्लूसिव इन द लोकसभा। तो सिंपल है यार। नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो अगेन थीम है ना, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। पीवाईक्यू जब आप देख रहे होंगे, फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें कितनी बार ये क्वेश्चन घूम के आया है। पहला बोल रहा है, एज पर द रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। जब स्पीकर चाहेगा तो ही आपका लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। चलो, हमें अभी कुछ पता नहीं चल रहा हम सही हैं या गलत है। देयर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। हाँ ठीक है, ये आ सकता है। देयर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन, मैंडेटरी of the Lok Sabha shall be from the either the principal opposition or the ruling party। अभी रुक जाओ। Third, the deputy speaker has the same power as of speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his ruling। थर्ड ठीक है। थर्ड कहां पर है? थर्ड इधर है, थर्ड इधर है, ये बाहर। वन दोनों में है, वन दोनों में है, तो इसका मतलब वन सही है, वन सही है, थर्ड सही है। अब बात आती है सेकंड की, फोर्थ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इट इज ए मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। हाँ, वो किसी भी सदस्य से आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई वो केवल और केवल विपक्ष से आएगा और या फिर केवल और केवल सत्ता पक्ष से आएगा। ठीक है, वो किसी भी पार्टी से आ सकता है, तो मतलब सेकंड इज आंसर इज बी। सिंपल ना। बट एक बार फिर भी चौथा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नहीं भाई, प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब है? ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आया है। नेक्स्ट, वोकैबुलरी फंसाने की कोशिश करेगा और कुछ नहीं है। 22 का क्वेश्चन है और आगे क्या बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है, ये भी पढ़ लेना एक बार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक। 4 मैंने बोला था नंबर गलत होते हैं, जो रैंडम नंबर होते हैं वो गलत होते हैं और जो फैक्ट नंबर होते हैं वो सही होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंस चार्जेस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। भाई तीन ही तो मंत्री परिषद में तीन ही तो मंत्रालय होते हैं ना। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से मंत्रालय होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द, अब देखो यहाँ पर पहला तो गलत हो गया ना, पहला गलत है तो ये गया, इन दोनों में लड़ाई है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा। यस, मंत्री परिषद में 15% ऑफ लोकसभा सीट से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद आ रहा है, तो सेकंड इज राइट। अगेन 22 का क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ स्टेट। नहीं भाई, सॉलिसिटर जनरल थोड़ा ना करता है। आर्टिकल 88 के अंदर में एजीआई को प्रोविजन दिया गया, प्रावधान दिया गया है कि आप पार्लियामेंट में सिटिंग कर सकते हैं बट वोट नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना यह बात। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर वही ट्रैप बोल रहा है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंड। कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ना बोलेगा, हमें पता है जो एजीआई होता है वो तो सरकार का वकील होता है। जैसे आपका भी वकील होता है, अगर कोई केस होता है
अगर सरकार बदलेगी तो अपना वकील भी तो बदलेगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ना बहुत कर रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा डी बात हो जाएगी ना, क्योंकि सेकंड भी तो गलत है ना। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये बात आ रही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आपको वहां पे अलर्ट हो जाना है, ठीक है, कि है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपसे गलत की बात करेगा। 2022 a bill amending the constitution require a prior recommendation of president of India। करेक्ट की बात कर रहा। अच्छा देखते हैं, ये बोल रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा है तो उसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी है। हमें नहीं पता, अभी देख लेते हैं। When a constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give assent। ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है, दो इधर भी है, दो इधर भी है। A constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting। आया था ना कि joint sitting मनी बिल और अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर नहीं आ सकती, तो पीवाईक्यू इसको लिंक कर दिया ना। ऑर्डिनरी बिल पे आएगी तो यहाँ पर नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, तो ठीक होगी बात। थर्ड कहां पर है? थर्ड इधर भी है और आपका सेकंड इधर भी है, थर्ड फर्स्ट। अब फर्स्ट की बात देखते हैं कि ए बिल अमेंडिंग द प्रेसिडेंट रिक्वायर द परमिशन, नो बी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी नहीं है, ठीक है। चले 2023 विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल। देखो मनी बिल फाइनेंस बिल घूम घूम के आ रहा है। मनी बिल इज फाइनेंस बिल एंड फाइनेंस बिल इज मनी बिल, ये आपस में रिलेट करते हैं। इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन द लोक सभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्य सभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। अरे भाई फाइनेंस बिल को थोड़ी देर के लिए मनी बिल पढ़ लो ना, तो क्या आएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। मनी बिल बहुत पढ़ के आ रहे हैं। व्हेन द लोक सभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्य सभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, ठीक है। इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोक सभा एंड द राज्य सभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट ए जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। नो, फाइनेंस बिल इज ऑल्सो मनी बिल, तो ज्वाइंट सिटिंग की बात थोड़ा ना आएगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं, या तो ये या ये, क्योंकि आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, हमें फिर स्टेटमेंट फंसाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके ऊपर पे है, आंसर बताना इसलिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। देखो अब ये 2024 का क्वेश्चन है, एथिक्स कमेटी आ गई, ठीक है। इनिशियली इट वॉज एन एडहॉक कमेटी। इनिशियली हमें नहीं पता, हो सकता है वो कोई एडहॉक कमेटी हो, ठीक है। तो 111 इनिशियली दे करके उसने अपने आप को सुकोड़ने की कोशिश की है। ओनली ए मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक ए कंप्लेन रिगार्डिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा, क्यों? राज्यसभा के नहीं कर सकते। आंसर बोल रहा ना कि कौन सा सही है भाई। अगर किसी भी मेंबर ने कोई भी अनएथिकल काम किया है तो लोकसभा के साथ साथ आपका राज्यसभा भी तो कर सकते हैं ना। ओनली ए मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन, ठीक है। थर्ड, द कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सबजुडाइज, ठीक है। तो सेकंड गलत, सेकंड गलत, सेकंड गलत, सेकंड गलत आंसर आया। जब आपको थर्ड भी नहीं पता था तो आपको ये तो पता था ना कि भाई मेंबर तो दोनों हाउस के अनएथिकल कंडक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। चले आगे। बस 3 क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। 2024 का ही क्वेश्चन है ये भी। एज पर आर्टिकल 368 क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बार बार घूम के आ रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट मे अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ
एडिशन, वेरिएशन, रिपील। भाई अगर हम संविधान संशोधन के तहत काम कर रहे हैं तो किसी भी पार्ट को हम उसमें जोड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं, या उसको हम वेरी कर सकते हैं, अदल बदल। तो ये तो सही है ना तीनों, ठीक है भाई। इसने ध्यान से सुनना यार। रिपील का मतलब खत्म करना, एडिशन का मतलब जोड़ना, ऐड करना, और वेरिएशन का मतलब चेंज करना। उसने वोकैबुलरी खेल दिया, वेरिएशन। अगेन 2024 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए मनी बिल। देखो मनी बिल, बार बार मनी बिल इन द पार्लियामेंट। अब करना है नहीं करना ये आपके ऊपर में, फिर मैं छोड़ रहा हूं मनी बिल। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल 109 में थोड़ा ना आता है, किस में आता है? 110 में आता है। 1 आंसर 1/3। पढ़ना ही नहीं आगे, टाइम बचाना है, बट फिर भी देख लेते हैं। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब राज्यसभा, बिल्कुल सही। द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूवल द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट। ठीक है, वो उसमें क्या करेगी? अपना रिकमेंडेशन देती है ना, कि उसको रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट का तो प्रावधान ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 2024, with reference to union budget, consider the following statement. The union finance minister on behalf of the prime minister, अरे lay the annual financial statement before both the house of parliament. वित्त मंत्री अगर बजट पेश करेगी तो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट प्राइम मिनिस्टर। गलत गलत गलत, ठीक है। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट can be on the recommendation of the president of India. Yes, राष्ट्रपति के बिना आप कोई भी ग्रांट ऑन डिमांड नहीं कर सकते, रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। आंसर इज बी, इट इज साइकिल। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कुछ? यहां से जब हमने दोनों क्लासेस को देखा तो क्या समझ में आया? वो बार बार क्या थीम पूछ रहा है? उसने क्या पूछने की कोशिश की है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ठीक है, उसने चेयरमैन अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है वो। ठीक है, फिर उसने क्या बोला? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से भाग हैं, कितने पार्ट हैं? दूसरा, कौन से संविधान संशोधन के तहत 15% ऑफ लोकसभा सीट निर्धारित की गई है मंत्रिपरिषद की। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो? मनी बिल। मनी बिल आगे क्या बोल रहा है? जॉइंट सिटिंग। मनी बिल पे तो धकाधक क्वेश्चन है। और फिर आगे क्या बोल रहा है वो? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। बस ये 4-5 थीम है जो हमने अभी क्वेश्चन एनालाइज किया। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है हमने 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास दोनों क्लासेस को लेकर के अभी डिस्कशन में कर लिए हैं। और आपको जब बार बार उन क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आपको फील होगा कि ये तो हूबहू रिपीटेड है। ठीक है, जो आपके ऑप्शन रहते हैं उन्हीं को वो आगे स्टेटमेंट बना रहा है, और जो स्टेटमेंट रहते हैं उनको आगे ऑप्शन बना रहा है। तो प्लीज अलर्ट होकर के ये काम करना है। दूसरा, अब हमारे पास इस पूरी पॉलिटी में एक थीम रह गई अब, जिसका नाम है जुडिशरी। सॉरी, जिसका नाम है जुडिशरी। ठीक है, न्यायपालिका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी जुडिशरी को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद पूरी पॉलिटी के पीवाईक्यूज पिछले 10 से 15 सालों के हमने टॉपिक वाइज वाइंड अप किए हैं। जाकर के प्लीज से देखिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है पीवाईक्यूज एनालिसिस के नाम से, जरूर से जाकर के देखिएगा। दूसरा, जैसी पॉलिटी वाइंड अप होगी, अब इसके बाद हम इकोनॉमी के क्वेश्चन को लेकर आएंगे, क्योंकि इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है और नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां से आते हैं। इकोनॉमी भी आपको पता चलेगा कि कैसे पीवाईक्यू से ही आंसर पूछ रहा है, कि कोशिश कर रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज चैनल को एक बार से जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।